एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की ये जो हमारी क्लास होनी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स के। एज यू नो, पब्लिक इकोनॉमिक्स की कंप्लीट मैराथन जो है वो मैंने करवा दी है। उसको आप देख लेना अच्छे से। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इकोनॉमिक्स एक तो देखो आपकी स्मॉल यूनिट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही लिमिटेड सी चीजें हैं और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स बेस ही आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ थ्योरीज हैं। हमने सब कुछ जो है उसी मैराथन में जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके करेंगे पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज और कंप्लीट मैराथन होने के बाद आई होप कि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। आप कोई भी यूनिट करते हो ना, तो उसमें आपका जो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं इस यूनिट को इतने अच्छे तरीके से कवर कर लूँ कि मेरा यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, इस टाइम भी आपके पास काफी टाइम है। आज 8 जून है और 29 जून को आपका सेकेंड शिफ्ट में जो है वो एग्जाम है। तो अभी भी आप चाहें तो सारी की सारी, जिसने अब तक कुछ नहीं किया है, वो सारी की सारी मैराथन कंप्लीट कर लो, सारे के सारे पीवाईक्यूज डिटेल में कर लो। आराम से आपकी सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी और आपको कोई भी डर नहीं रहेगा एग्जाम देने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ऑलरेडी हमने काफी सारे वन शॉट्स जो है अलग अलग यूनिट्स के वो कवर कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो कम से कम शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, एक कमेंट ही कर दिया करो, कुछ तो कर दिया करो। देख के चले जाते हो, इवन कई लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। भैया, आपके लिए कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो कम से कम इतना तो आप लोग भी कर सकते हो ना। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द टुडे। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, क्योंकि ये कमेंट्स आया था कि मैम आप मेंशन कर दिया करो कौन से ईयर का जो है वो क्वेश्चन करा रहे हो। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अगस्त 2024 के क्वेश्चन, फिर दिसंबर के करेंगे, फिर 23 और 22 के सारे क्वेश्चन जो है वो आज हम इसी क्लास में जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन द सीक्वेंस इन विच दे वर इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। टैक्सेशन की क्रोनोलॉजी मैंने करवा दी है, उसको देख लेना। कमेटीज एंड इट्स वर्किंग की क्रोनोलॉजी मैंने करवा दी है, उसे कवर कर लेना। जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना के उनको कवर कर लेना। मेरी तरफ से मैं जितना होता है मैं मैक्सिमम चीजें कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप अभी भी नहीं कवर कर रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है। फिर आप ये मत एक्सपेक्ट क्या करो कि ये टीचर हमारे लिए वो कर दे वो कर दे। आप तो ढंग से जो चीजें करवाई जा रही है वो ही नहीं कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आप कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है और आपका एंजल टैक्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में ये विड्रॉ भी हो गया था। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना है, ये 96-97 के टाइम पे शुरू हुआ था। एंजल टैक्स अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 में। तो सबसे जो नया है हमारा, सबसे लेटेस्ट क्या है, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो सबसे लास्ट में जो हमारा आना चाहिए वो ए ऑप्शन आना चाहिए, और देखो सिर्फ एक ही जगह पे हमारा ए ऑप्शन जो है लास्ट में है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। तो चीजें अगर हमें थोड़ी बहुत भी पता है ना, तो भी हम क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है और ये चीज मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। सॉरी, ये रह गया यहाँ पे। नाउ अगर हम देखें, इसको इरेज कर देती हूँ, बट हाँ ठीक है, पता चल गया। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको ये 15 फाइनेंस कमीशन करवा दिया है, तो उसकी क्रोनोलॉजी है, आपको अरेंज करना है वेटेज के अकॉर्डिंग। मैंने आपको 14th भी करवाया था मैराथन में और 15th भी कराया है, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इनकम डिस्टेंस की बात करें तो इनकम डिस्टेंस को कितना वेट दिया है, 45%। एरिया की बात करें तो 15%। पॉपुलेशन को भी कितना दिया है, 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे कितना है, 12.5%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे कितना है, 10%। और टैक्स एफर्ट्स पे सबसे कम है, 2.5%। इस तरीके से आपको अरेंज करना है फ्रॉम द हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट से। तो हाईएस्ट आपका इनकम डिस्टेंस है, ये सबको पता है, और लोवेस्ट आपका टैक्स एफर्ट है, तो लास्ट में ई आएगा, स्टार्टिंग में ए आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका कैसा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाता है तो प्लीज वो मेंशन कर देना। वर्टिकल इक्वालिटी इन टैक्सेशन रिक्वायर्ड्स। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी भी बताई थी और वर्टिकल भी बताई थी, दोनों बताई थी। वर्टिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो ज्यादा एबल है वो ज्यादा टैक्स पे करे, जो कम है वो कम कर दे। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब सबको बराबर। तो पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड इक्वली। अलग अलग इनकम ग्रुप के हैं तब भी उन पे इक्वल टैक्स लग रहा है, तो क्या वो वर्टिकल इक्वालिटी है? नहीं। पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड डिफरेंटली। बिल्कुल सही बात है, जो अलग अलग इनकम
इनकम ग्रुप के हैं उनके अलग टैक्स लगना चाहिए। अगर इसकी 10 लाख इनकम है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा, इसकी 5 लाख इनकम है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो गया। पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी प्रोपोर्शनली, नहीं, वर्टिकल का मतलब ये नहीं होता। नो टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इनकम, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है। सो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एडवांटेज हैं इनडायरेक्ट टैक्स के? इट इज डिफिकल्ट टू इवेड, इसे चोरी करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो कलेक्ट किया जाता है ना वो एट पॉइंट ऑफ सेल किया जाता है, जीएसटी, ठीक है। सो डायरेक्टली हमारी इनकम से तो होता नहीं, तो टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल है, चोरी करना बहुत मुश्किल है। इट इज इलास्टिक इन नेचर, बिल्कुल, इनकम और कंजम्पशन, इनकम जैसे हमारी इंक्रीज होगी कंजम्पशन इंक्रीज होगा, टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे जनरली क्या होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। हमारी डिमांड चेंज होती है, उस हिसाब से हमें इनडायरेक्ट टैक्स कम पे करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम गुड्स जो है वो करेंगे। तो ये हमारा इलास्टिक नेचर का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज कन्वीनियंट टू पे, यस बिल्कुल, कंज्यूमर जो है एक स्मॉल अमाउंट पे करता है ड्यूरिंग द परचेज, और ऑफन कई बार वो नोटिस भी नहीं करते। मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसमें 0.5 का टैक्स था, ध्यान ही नहीं देते इतना, तो 10 रुपए दिए सीधा। तो इट इज कन्वीनियंट टू पे, बहुत आसान है, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं टैक्स पे कर रही हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स पेयर, नहीं, एबिलिटी टू पे टैक्स ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे रिग्रेसिव्स होते हैं, मतलब पुअर और रिच को हमें सेम रेट पे, अगर एक गरीब आदमी खरीद रहा है 10 रुपए की चीज तो उसे भी उस पर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, अगर एक अमीर खरीद रहा है तो उसे भी उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें एबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। यस, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें नोट करेक्ट बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ये देख लेना कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सही नहीं है वो बताना है। पब्लिक डायरेक्ट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, पब्लिक डेब्ट ट्रांसफर्स करते हैं, फंड पब्लिक से कहाँ पे जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, सही है। पब्लिक बोरोइंग्स कर्टेल कंजम्पशन, पब्लिक बोरोइंग से कंजम्पशन जो है वो कम होती है। दूसरा, टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, टैक्स लग जाएगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट बोरोइंग्स डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट बोरोइंग्स हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं डालती। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक डेब्ट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, तो मतलब जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो उसको फंड्स मिल रहा है पब्लिक से, ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू, तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट हम देखें पब्लिक बोरोइंग्स कर्टेल कंजम्पशन, कर्टेल कंजम्पशन में क्या है कि पब्लिक बोरोइंग्स ऑटोमेटिकली हमारी प्राइवेट कंजम्पशन को कम नहीं करती है, ये डिपेंड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंजम्पशन को कम कर रहा है या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो मतलब वो सेव कर रहा है ना, अपनी इनकम का पार्ट जो वो सेव कर रहा है और फिर उस सेविंग में से अपनी जो है बॉन्ड्स में परचेज कर रहा है और लोगों को पैसा, गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है। ये मैंने आपको करवाया भी था मैराथन में, है ना। तो ये अपनी सेविंग्स को कम कर रहा है, ना कि वो अपनी कंजम्पशन को डायरेक्टली कम कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी सेविंग ना करके वो चीज इन्वेस्ट करे और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे और पैसा दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसके पास कोई सरप्लस फंड्स है वहां से कर दे, तो कंजम्पशन हमारी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, बिल्कुल, अगर आपके इनकम पे टैक्स लग जाएगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी और इससे आपकी कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैराथन की है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। गवर्नमेंट बोरोइंग्स डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल, अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोरोइंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और डायरेक्टली हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं डालती। जैसे कि हमारा अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो डाले या फिर सब्सिडीज डाले, वो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट डालती है कि अमीर लोगों पे टैक्स लगा दिया और गरीब लोगों को सब्सिडी दे दी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऐसा नहीं। तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन विद इंक्रीज इन इनकम द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स फॉल्स, तो वो हमारा क्या है, रिग्रेसिव टैक्स, बहुत आसान है। इनकम के बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल बराबर है, न्यूट्रल नहीं। तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल टैक्स क्या हो गया, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है मेन टैक्स स्ट्रीम की, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव ये है हमारे, ठीक है। तो यस, ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो कैंसिल हुआ था ना जून 2024 वाला एग्जाम, उसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व। हालांकि ये एनवायरमेंट का पार्ट है बट ये मैंने ले लिया था,
ध्यान नहीं रहा, तो इन्वायरमेंट गुडनेस कर्व के अकॉर्डिंग, और ये आपने अभी एचपीएससी का पीजीटी का पेपर दिया होगा, और सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया होगा, तो उसमें भी क्वेश्चन आया है। तो एज पर कैपिटल जीएनपी राइजेस, पॉल्यूशन इंक्रीजेस थ्रू आउट। As per capita GNP rises, pollution increases up to a point, inverted U बनता है, up to a point and then it starts declining. तो ये बिल्कुल सही है. As per capita GNP rises, pollution decreases, नहीं. Per capita GNP has no relation, ये भी गलत है. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया. Now moving to our next question. अरेंज द फॉलोइंग पॉवर्टी एस्टिमेट्स कमेटी. मैंने इसकी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कराया है और एक निमोनिक से करवाया है, ठीक है, तो आप देख लेंगे उसको, निमोनिक को. सबसे पहले अगर हम देखें लकड़वाला कमेटी, तो लकड़वाला कमेटी थी हमारी 1989 की. दांदेकर एंड रथ हमारी जो कमेटी थी वो थी हमारी 1971. और हमारी नीति आयोग तो हम सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन हटा था 2015 में. उसके बाद तेंदुलकर कमेटी हमारी थी 2005 की, और रंगराजन कमेटी हमारी सबसे लेटेस्ट 2012 की. तो ओल्डेस्ट पहले करना है. सबसे पुरानी हमारी बी है, दांडेकर एंड रथ, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो है हमारी वो नीति आयोग है, सी. तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, BADEC, बिल्कुल सही है. बी, फिर ए, फिर आपका डी 2005, फिर आपका 2012, और फिर ये नीति आयोग सबसे लेटेस्ट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारी अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म कमेटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंसेप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट. टैक्स रिफॉर्म कमेटीज ये भी मैंने आपको करवा दी है. क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप ध्यान से उनको याद कर लेना, ठीक है. निमोनिक्स के साथ करवाए हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना. सबसे पहले अगर हम केलकर कमेटी की बात करें, विजय केलकर कमेटी 2002 में आई थी. प्रशस्ति शॉम कमेटी ये भी मैंने करवाई है 2012 में. राजा चेलिया कमेटी, चेला है और राजा केलकर का, ये ऐसे करके करवाया था ना. डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी हमारी है 2010 की, और अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी हमारी है 2015 की. तो इसे हम अरेंज कर लेंगे. उसके साथ अगर हम देखें टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन कब आया था, 1925 में. कैलडोर टैक्स रिफॉर्म्स हमारे कब आए थे, 1956 में. वेंचो कमेटी कब आई थी, 1970 में. झा कमेटी कब आई थी, तो झा कमेटी आई थी 1977 में. चेलिया कमेटी हमारी 1991 में. उसके बाद थी आपकी रेखी, चेला है रेखी और केलकर का, ऐसे करके करवाया था 1993 में रेखी का, और फिर आ गया आपका केलकर 2002 में. उसके बाद है आपकी डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी, रिवाइज करवा रही हूँ, कर लो, 2010 में. अच्छा यहाँ लिखी हुई है डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी. उसके बाद है आपकी अरविंद सुब्रमण्यम 2015, और आपकी एक शॉम कमेटी है. ठीक है. तो अगर हम इसे अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन सी होगा, सबसे पुराना. ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी के बाद ऑप्शन बी होगा, और सबसे लेटेस्ट है हमारी ई, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी. ठीक है. CADBE ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Which of the following is not true in case of intergenerational burden of public debt? क्वेश्चन ये मैंने आपको मैराथन में करवाया है, इसलिए मैंने कहा है कि पहले आप मैराथन कंप्लीट कर लो, फिर आप PYQ सीरीज जो है वो कर लेना. देखो, गवर्नमेंट बोरोइंग्स कैन क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट विच विल रिड्यूस फ्यूचर आउटपुट एंड वेजेस. गवर्नमेंट की बोरोइंग्स से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इससे हमारी फ्यूचर में जो आउटपुट है और वेजेस जो है वो कम हो जाएंगे. फ्यूचर जनरेशंस मे हैव टू बियर द बर्डन ऑफ पेइंग ऑफ द बोरोइंग्स. फ्यूचर जनरेशंस को ये बर्डन जो है वो बियर करना पड़ेगा. ठीक है. Paying off the borrowings, to bear the burden of paying off the borrowings. External generations may have to bear the burden of paying off the borrowings. जो borrowings की है प्रेजेंट जनरेशन ने जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो इसका बर्डन जो है वो एक्सटर्नल जनरेशन को करना पड़ेगा, या फ्यूचर जनरेशन था. इशूइंग बॉन्ड्स में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड दस मेक फ्यूचर जनरेशन वर्स ऑफ इनडायरेक्टली. कि अगर आपने आज बॉन्ड्स इशू किए, पैसा लगाया, तो वो आज जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी वो नहीं होगी, वो सरकार के पास पैसा चला गया, और हमारी फ्यूचर जनरेशन इससे वर्स ऑफ होगी इनडायरेक्टली. ये भी बिल्कुल सही है. हमसे ये पूछा गया है कौन सी चीज सही नहीं है, तो अगर आपने समझा होगा ध्यान से, तो वहां पे फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन की बात हो रही थी. एक्सटर्नल जनरेशन जैसी कोई चीज तो वहां पे थी ही नहीं थी ना, ये हमने क्वेश्चन किया भी था. तो एक्सटर्नल जनरेशन नहीं है इसमें. हमारे सिर्फ ऑप्शन ABC ये तो हमारे सही है, बट हमसे यहाँ पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेस। डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेस की मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, इसमें कौन सी चीज सही नहीं है। तो सबसे पहले नॉट ट्रू पूछा है। ध्यान रखेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स में सारे क्वेश्चंस आपके नॉट ट्रू से ही रिलेटेड थे मैक्सिमम। द डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स एक्सटेंड टू विच द रिडक्शन इन वेलफेयर एक्सीड्स द रेवेन्यू रेज्ड। Dead weight loss is proportional to the square of tax rate. Dead weight loss is tax induced disgorging to commodity taxations. Dead weight loss of commodity taxation inversely related है to the elasticity of demand से। तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स एक्सटेंड टू विच द रिडक्शन ऑफ वेलफेयर एक्सीड द रेवेन्यू रेज। रिडक्शन ऑफ वेलफेयर, जो वेलफेयर हमारा कम हो रहा है ना, वो हमारा बढ़ेगा किससे, हमारे जितना हमने रेवेन्यू बढ़ाया उससे ज्यादा। तो बिल्कुल सही बात है। डेड वेट लॉस मेजर क्या करता है कि एफिशिएंसी लॉस हमारी कितनी है, एफिशिएंसी लॉस हमारी कितनी है, ये हमें शो करता है कि इट शोज द एक्सेस बर्डन। एक्सेस बर्डन मतलब लॉस इन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को जो लॉस हुआ है ये एक्सीड कर रहा है, ये लॉस एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनको ज्यादा नुकसान हुआ है, इनका वेलफेयर बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो ये ऑप्शन डेड वेट लॉस के हिसाब से सही है। डेड वेट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टैक्स रेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे डेड वेट लॉस बढ़ेगा जैसे ही हमारा जो टी स्क्वायर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टैक्स रेट बढ़ेगा मतलब अगर टैक्स रेट डबल है तो डेड वेट लॉस भी हमारा, अगर टैक्स रेट हमारा डबल हो गया ना तो टैक्स डेड वेट लॉस हमारा 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर से टी स्क्वायर से हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। डेड वेट लॉस इज द टैक्स इंड्यूस्ड डिसॉर्टिंग ऑफ कमोडिटी टैक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही है कि डेड वेट लॉस अराइज होता है क्योंकि मार्केट में डिस्टॉर्शन हुआ है, मतलब लोग अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं किसकी वजह से, टैक्स की वजह से। एग्जाम्पल कि लोग जो है गुड्स जिन पे टैक्स लग रहा है उनकी कंजम्पशन जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। डेड वेट लॉस ऑफ कमोडिटी टैक्सेशन इनवर्सली रिलेटेड है टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, नहीं। जितनी ज्यादा हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उतना ही ज्यादा डिसोर्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेड वेट लॉस होगा। अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने ये चीज देखी ना, तो यही चीज है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसके हिसाब से नोट ट्रू पूछा है ना, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, नोट ट्रू है ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचअप का क्वेश्चन है, रैट रेस, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ऑप्टिमल टैक्सेशन, लोकल गुड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम सबको पता है, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस। डिस्प्लेसमेंट, कंसंट्रेशन, इंस्पेक्शन, ये हमने किया था। ठीक है, रैट रेस प्रॉब्लम हमारी किससे रिलेटेड है, रैट रेस प्रॉब्लम जो है हमारी जॉर्ज एकरलॉफ से रिलेटेड है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऑप्टिमल टैक्सेशन किससे रिलेटेड है, डायमंड पीए और मार्लस जे से। लोकल पब्लिक गुड्स किससे रिलेटेड है, टाई अबाउट से। मैंने करवाया भी था कि लोग वोटिंग थ्रू फीड्स, टाई अबाउट वाला जो बिल्कुल लास्ट में करवाई थी मैराथन में, वोटिंग थ्रू फीड्स था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्लियर है, मतलब ए का क्या हो गया, ए का आपका थर्ड हो गया। तो ए का थर्ड 2 में है, हटा दो ये दोनों। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट। देखो आंसर आ गया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें भी ध्यान से करी है ना तो भी एग्जाम क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। किस्मत ही खराब है कि भाई बहुत ही ज्यादा ऑप्शन आपके बिल्कुल मैच आसपास आ गए तो दिक्कत है, वरना मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सॉरी विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ फिशिंग इन ओशन, ये भी हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको एक कॉलम बना के बिल्कुल दिखाया था कि कहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन 1 होगा, कहाँ मार्जिनल कॉस्ट 0 होगा। यहाँ हमने राइवल और लिया था, यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल लिया था, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड। यहाँ पे हमने लिखा था क्या, कॉमन गुड। यहाँ पे हमने लिखा था ना कॉमन गुड। तो हमारे कॉमन गुड्स जो हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, हम एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। अगर इस पॉन्ड में से लोग फिश लेने आ रहे हैं तो मना नहीं कर सकते, ये सबके लिए है, मींस इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। बट राइवल होंगे मतलब एक की कंजम्पशन से दूसरे के लिए जो वो पर्टिकुलर यूनिट है वो कम हो जाएगी। इस बंदे ने अगर 10 फिश यहाँ से उठा ली तो दूसरा बंदा जो आएगा उसके लिए तो ये फिश कम हो जाएगी ना। तो नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवल है, ऑप्शन बी हमारा सही है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैराथन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको मैराथन देखनी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट आपकी जो है कमेटी और उसकी वर्किंग से है, जो मैं ऑलरेडी आज जो है अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना और सारी नोट डाउन कर लेना A to Z, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो नसीवन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या था कि आरबीआई शुड विड्रॉ 91 डेज ट्रेजरी बिल फ्रॉम द मार्केट। घोष कमेटी रिपोर्ट जो है वो किस पे थी, वो फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस पे थी। पद
मनाभन कमेटी, ये मैंने करवाई थी। ये कमेटी किस पे थी? सेंट्रल बैंक के स्टाइल एंड इंस्पेक्शन, फॉलो अप सेंट्रल बैंक। सराफ कमेटी किस पे थी? टेक्नोलॉजी इश्यूज जो आ रहे बैंकिंग में। ये जो कमेटीज आई हुई हैं उनको भी अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे, याद कर लोगे, तो अगली बार मैचअप करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अरेंज करना है टैक्सेस को सीक्वेंस में। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं और ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ चुका है। तो देख रहे हो क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं। हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे और वो भी ईयर के साथ करोगे ताकि आपको ईयर भी याद हो जाए। ईयर के साथ आपको ये सारे के सारे जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, which of the following statement is correct regarding public good? ये क्वेश्चन अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था और ये मैराथन में भी हुआ है। पब्लिक गुड की अगर हम बात करें तो ये हमारे नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होते हैं। ना ही हम इन्हें ना ही कोई एक्सक्लूड कर सकता है इन्हें, ना ही एक के यूज करने से दूसरे के लिए वो चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल सही बात है। हम नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम किसी भी इंडिविजुअल को उस गुड्स को यूज करने के लिए मना नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, जैसे आपका डिफेंस हो गया, हम नहीं मना कर सकते। इट इज जैसे पब्लिक गुड्स नेशनल डिफेंस है, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक गुड्स राइवल होते हैं? नहीं, पब्लिक गुड्स हमारे नॉन राइवल होते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, ऐसा तो नहीं है कि मैं स्ट्रीट लाइट को यूज कर रही हूँ तो आपके लिए कम पड़ जाएगी। अगर हमारे नेबर में हो, आप मान के चलो कि आप भी मेरे नेबर में रहते हो, मैं यहाँ रहती हूँ, अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही है और मेरे लिए स्ट्रीट लाइट यूजफुल है तो आपके लिए कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो पब्लिक गुड्स आपके राइवल नहीं होते, दे आर नॉन राइवल। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड बेनिफिट्स टू पीपल एट नॉन जीरो मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल मैंने आपको लिखवाया था कि इनकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जीरो होती है, नॉन जीरो नहीं होती है, जीरो होती है इनकी मार्जिनल गुड्स। पब्लिक गुड्स की आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, मतलब एक मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट का मतलब कि अगर एक ज्यादा पर्सन उस चीज से बेनिफिट ले रहा है, मेरे अलावा अगर आप भी लाइट हाउस का, ये स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट ले रहे हो, तो इससे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी जीरो होती है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। पब्लिक गुड्स क्रिएट इनएफिशिएंसी इन कंजम्पशन, नहीं, पब्लिक गुड्स खुद से कोई इनएफिशिएंसी क्रिएट नहीं करते कंजम्पशन में, जबकि इनफैक्ट ये जो गुड्स होते हैं ये मार्केट में प्रोवाइड नहीं होते बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जाती है और प्राइवेट सेक्टर्स कभी भी बिना प्रॉफिट के काम करना नहीं चाहते। तो बट कंजम्पशन हमारा एफिशिएंट होता है बिकॉज दे आर नॉन राइवल। तो ऑप्शन ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल क्रिएट्स इनएफिशिएंसी नहीं, इट्स क्रिएट एफिशिएंसी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही हमारे सिर्फ ए और बी हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम क्रोनोलॉजी से आते हैं। एफआरबीएम एक्ट करवाया था मैंने आपको, ठीक है, कल मैराथन में ही करवाया था, 2003 में आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से लेके 61 में था। सिड भी हमारा 1990 में था। सिड भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये दोनों के दोनों कब आए थे? 1982 में आए थे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया सबसे पुराना हमारा क्या है? सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956 से 51। तो ऑप्शन बी हमारा सबसे पुराना होगा, ये ऑप्शन सी क्या है? इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटे से सबसे अर्लीस्ट टू लेटेस्ट हमें अरेंज करना है। यहाँ से तो ऑप्शंस की कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बी डी सी ए इस तरीके से ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस की कुछ गड़बड़ थी, शायद ये ड्रॉप भी होता है क्योंकि दोनों तो सेम ही हो गए। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं जून 2023 का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो कर रहे हैं। हमेशा वीडियो पहले पोस्ट करोगे और फिर आंसर करोगे, मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ये बात। ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है राम से रूल ऑफ एफिशिएंट टैक्सेशन से रिलेटेड है। टैक्स रेट शुड बी हायर ऑन द गुड्स दैट हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है उसके ऊपर हमें ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए। अगर आप खुद ये बात सोचो कि जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है, मतलब प्राइस के चेंज होने से मेरी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली मैं प्राइस ज्यादा चार्ज कर लूँ, टैक्स रेट ज्यादा लगा दूं। मेरा कस्टमर तो यहाँ से जाने नहीं वाला क्योंकि उसको तो गुड्स परचेज करने ही करने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अगर आपकी डिमांड इलास्टिसिटी इन अ मार्केट इज जीरो, टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ओनली इन दैट मार्केट। तो उसी मार्केट में टैक्स इम्पोज होंगे, ओनली इन दैट मार्केट। जितने भी एक्सट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे मैक्सिमम ऑप्शंस गलत होते हैं। अगर हम इन इलास्टिक गुड्स की बात करें तो इसका मतलब क्या है? हायर ऑप्टिमल टैक्स रेट यहाँ पे लेंगे हम, जितना हो सकता है उतना टैक्स लेंगे क्योंकि गुड्स हमारे क्या है? इन इलास्टिक है। तो इट इज नॉट एफिशिएंट या इक्विटेबल कि हम सिर्फ एक ही मार्केट में क्या करें?
टैक्स लगाएं। जबकि रामसे रूल क्या कहता है कि टैक्स जो है वो स्प्रेड होना चाहिए, टैक्स जो है वो क्या होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए अक्रॉस द गुड्स प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी, ना कि एक्सक्लूसिवली हम ये कह दें कि हम इसी मार्केट में जो है वो टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हाँ ये गलत है कि अगर डिमांड इलास्टिसिटी 0 है तो टैक्स हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रामसे रूल, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसी मार्केट में टैक्स लगेगा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, रामसे रूल्स अप्लाई टू द टैक्सेशन ऑफ द गुड्स बट नॉट टू द टैक्सेशन ऑफ इनकम। यस, गुड्स की बात कर रहा है ये, ना कि इनकम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रामसे रूल का जो ओरिजिनल काम है वो कंसर्न है विद द कॉमोडिटी टैक्सेशन, ना कि इनकम टैक्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स के ऊपर कौन सा मॉडल है, हालांकि आपके सिलेबस में भी नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये जो है मिडल ईस्ट का एक मॉडल है, मिडल ईस्ट का एक मॉडल है, वो इनकम जो है इनकम टैक्सेशन से रिलेटेड है। नाउ रामसे रूल मिनिमाइज द एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेशन अक्रॉस मार्केट, बिल्कुल यही मेन पर्पस है रामसे रूल का कि उसे मिनिमाइज करनी है एफिशिएंसी लॉसेस को, जो भी एफिशिएंसी लॉसेस हमारे हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेज करना है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, सही है। रामसे रूल डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन सोशल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है, रामसे रूल जो है वो बात करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, रामसे रूल जो है वो बात करता है किस चीज की, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, ना कि इक्विटी की, इक्विटी की ये बात नहीं करता है। ठीक है, इसके आउटकम्स जो है वो रिग्रेसिव भी हो सकते हैं, टैक्सिंग बेसिक नेसेसिटीज पे ज्यादा होती है क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, जो किसके अगेंस्ट है, सोशल जस्टिस और फेयरनेस के अगेंस्ट है, तो डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन सोशल जस्टिस, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन ए, सी, डी और ई ये सारे सही हो गए, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हर क्वेश्चन में आपको पहले चीजों को अच्छे से समझना है और जो आपको लगता है ना ये ऑप्शन गलत है उसको हटा दो, तभी आपकी चीजें जो होंगी वो सही होंगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुकी हूँ मैराथन में। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेजेस प्राइस, टैक्स इंपोज होगा, प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी जो है वो कम होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ए टैक्स मतलब ये टैक्स से क्या होता है, टैक्स से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, जो हमारे सप्लाई कर्व को अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से हम हायर इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो है, इस प्राइस पे है ना इक्विलिब्रियम की, तो इस प्राइस पे हायर इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाते हैं। अगर इस प्राइस पे हमारी ये क्वांटिटी है तो टैक्स रेज करने से हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको ये डायग्राम से भी समझाया है कि कितना हमारा गवर्नमेंट का शेयर जाएगा, कितना किसी कंज्यूमर बियर करेगा और कितना जो है सप्लायर बियर करेगा, ये भी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था अगर याद हो तो हायर इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब लोअर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है ये। द रिजल्टिंग प्राइस increase of tax rise will be dampened if tax is imposed in monopolistic market। अगर हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बात करें तो क्या होगा, देखो अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करें तो फर्म ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर रही है अपने आउटपुट को, अपने आउटपुट को पहले से ही रेस्ट्रिक्ट कर रही है क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। देयरफॉर अगर एडिशनल टैक्स जो है वो उस वजह से ज्यादा टैक्स में हमारे जो फायदा है वो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, वो ऑलरेडी जो है वो अपने फायदे के हिसाब से ही काम कर रही है। तो टैक्स प्राइस रिजल्टिंग प्राइस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स, अगर टैक्स बढ़ रहा है उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है तो वो टैक्स पे इतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा, उल्टा ये जो है क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस कर देगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। Resulting tax price increase of tax rise will be dampened if tax is imposed in monopolistic market, अगर टैक्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इम्पोज किया गया तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वन शुड बी इन बेटर पोजिशन टू अवॉइड द टैक्स एंड लीव द सेलर विद द लार्जर पार्ट ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक व्हाइल सप्लाई इज इलास्टिक, बिल्कुल सही है ये बात। देखो क्या कह रहे हैं, अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है तो सप्लायर विल बियर द ग्रेटर बर्डन, ये हमें पता है। लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो हु विल बियर द ग्रेटर बर्डन, बायर विल बियर द ग्रेटर बर्डन। अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर इसका मतलब लेस सेंसिटिव है टू द प्राइस चेंज, तो ज्यादा का ज्यादा टैक्स बर्डन कौन बियर करेगा, वो आपका बायर बियर बर्डन करेगा। अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज, प्रोड्यूसर बहुत जल्दी प्राइस चेंज से रिस्पॉन्सिव है, बहुत जल्दी चेंज करेगा। तो क्या आप
इस टाइम पे वो अगर सप्लायर इलास्टिक है तो कौन बियर करेगा बर्डन? बायर विल बियर द ग्रेटर बर्डन। सप्लायर जो है वो बच जाएगा बहुत सारे बर्डन से, क्योंकि सप्लाई इलास्टिक है तो बायर जो है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, तो बायर बियर करेगा मोर टैक्स, नॉट इन बेटर पोजिशन टू अवॉइड इट। बायर को बियर करना पड़ेगा ज्यादा टैक्स अगर सप्लाई इलास्टिक है, तो बच नहीं सकता, उसे अवॉइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यूनिट टैक्स एंटर्स थ्रू अ पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई शेड्यूल। बिल्कुल, यूनिट टैक्स इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस द यूनिट टैक्स का मतलब क्या है? पर यूनिट पे, मतलब ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट को जो है, ये हमारी ये हमारी यूनिट टैक्स मतलब आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो आपके सप्लाई कर्व को अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जो है वो शिफ्ट करेगा। ये भी सही अभी बताया आपने, अभी बताया था मैंने, ये ऑप्शन डी भी हमारा सही है, तो ऑप्शन ए बी डी ये तीनों सही है। ऑप्शन नॉट ट्रू पूछा है ना, तो नॉट ट्रू हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा नॉट ट्रू है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following is correct measure of gross fiscal deficit of the state government? gross fiscal deficit से हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो gross fiscal deficit मतलब गवर्नमेंट का एक ऐसे मेजर जिसमें हमें पता चलता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि टोटल रिसोर्स गैप क्या है गवर्नमेंट की नीड्स का टू फाइनेंस कर रही है थ्रू, जो गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है थ्रू दी बोरोइंग्स, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग कर रही है चाहे वो एक्सटर्नल बोरोइंग कर रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट्स प्लस कैपिटल आउटलेस प्लस उसकी नेट लैंडिंग कितनी है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है इस केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, कैपिटल आउटले का अगर मतलब ना हो तो कैपिटल आउटले का मतलब होता है कि जो भी स्पेंडिंग हो रही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एसेट्स से रिलेटेड, तो वो आपका क्या है? कैपिटल आउटले है। और नेट लैंडिंग का मतलब क्या है? नेट लैंडिंग का मतलब है, क्योंकि ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो। नेट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि लोन जो गवर्नमेंट दे रही है किसको? पीएसयूज को या स्टेट्स को, माइनस जो उसकी रीपेमेंट उसको रिसीव हुई है, तो वो आपकी क्या हो गई? नेट लैंडिंग। कितनी की है? जितनी रीपेमेंट होगी उसको माइनस कर दो, जितना लोन दिया 10 लाख का लोन दिया 5 लाख वापस कर दिया, तो नेट हमारा कितना है? 5 लाख ही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सोशल गुड्स? सोशल गुड्स के केस में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? सबसे पहले अगर हम देखें, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इन नेचर, बिल्कुल सही है, नॉन राइवल है, ऑलरेडी अभी बताया है। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स नीड्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ बजट डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक गुड्स हमारे नॉन एक्सक्लूडेबल है, मार्केट फेल हो जाती है टू प्रोवाइड देम एफिशिएंटली, तो गवर्नमेंट या कलेक्टिव पॉलिटिकल मैकेनिज्म होना चाहिए जो रिसोर्सेज को एलोकेट करे, और वो किससे होगा? बजट में डिसाइड किया जाएगा कितना जो हमें, जैसे हम मान लो ना कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू इतना जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 रुपए किलो वो मिलेंगे, तो ये सब बजट में आएगा, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है? एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व हॉरिजेंटल रादर देन वर्टिकल। कल ही मैंने ये आपको चीज बताई थी कि हॉरिजेंटल आपका प्राइवेट का है, वर्टिकल आपका किसका है? सोशल गुड्स से पब्लिक गुड्स का। ऑप्शन सी गलत। Among purely private and purely social goods, there are mixed cases which generate benefit or cost externality. बिल्कुल, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्वाजी पब्लिक गुड्स या मेरिट या डीमेरिट गुड्स, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देता है, पॉल्यूशन है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। मैराथन देखी होगी इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, पहले अपनी मैराथन कंप्लीट करना और उसके बाद जो है ये पीवाईक्यू सीरीज देखना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट तो करूंगी नहीं, इतना टाइम वेस्ट होगा फालतू में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स विल नॉट बिड फॉर सोशल गुड्स बट विल एक्ट एज ए फ्री राइडर, बिल्कुल सही बात है। नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते, तो इंडिविजुअल के पास ये बात तो सही है कि देखो उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, सरकार ही कह दे कि मैं यहाँ पे ना ये चीज बनवाने वाला हूँ, कितने रुपए देने को तैयार हो? कहने का क्या, मैं कह दूंगी लाओ मैं 10,000 रुपए दे दूंगी, 10,000 करोड़ दे दूंगी, लेकिन क्या दे देंगे सच में? नहीं। और अगर ये एक के लिए बनेगा तो ये सबके लिए बनेगा, क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है। लोग फ्री राइडर की तरह काम करते हैं लेकिन उस पर बिडिंग नहीं करना चाहते, पैसे नहीं देना चाहते, तो ऑप्शन ई हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे हैं, हमें पैसे देने की क्या जरूरत है, बस बताने के लिए मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following strategies adopted by union government to prioritize state spending on capex? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरीके से कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगी कि वो प्रायोरिटाइज करे, किस बेसिस पे लोग हर स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर देगी।
incentivize for higher revenue expenditure, incentivize for free interest free loan or enhanced borrowing ceilings, incentivize for higher interest payment या incentivize for larger spending on tax. तो अगर हम बात करें, अगर हमें एनकरेज करना है किसके लिए, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपेक्स के लिए, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बाय द स्टेट्स, तो यूनियन जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्ट्रेटजीज लेके आती है जिससे वो स्टेट्स को ये बोल सके कि भाई आप इतना खर्चा करो, उनको लालच दे सके। स्पेशली अगर हम रिसेंट बजट्स में बात करें तो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, हमसे लोन लो, हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। कंडीशनल बोरोइंग जो एनहेंसमेंट आई, स्टेट को अलाउ किया गया है कि आप जो है एडिशनल बोरोइंग्स ले सकते हो बियॉन्ड द FRBM लिमिट्स, आप लोन ले सकते हो लेकिन आपको उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एम क्या है, क्या एम है, क्यों ऐसा सरकार कर रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सके, एसेट्स जो है वो जो स्टेट्स हैं वो क्रिएट कर सके, इस चीज के लिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी जो है वो स्टेट में आ सके, इमीडिएट प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, लोन लिया धीरे 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 काम करते रहो और स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, एसेट्स भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इंसेंटिवाइज फॉर हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, इंसेंटिवाइज फॉर हायर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, हायर लास्ट स्पेंडिंग नहीं, इंसेंटिवाइज किया है बाय इंटरेस्ट फ्री लोन और एनहेंस की है बोरोइंग आपकी सेविंग्स, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इस हिसाब से, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिसंबर 2022 का पेपर है हमारा, द कंपोनेंट विच डिस्टिंग्विश प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था कि फिस्कल डेफिसिट का प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो क्या डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत डिटेल में दे रखी है तो आप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगी ये। नाउ मैचअप का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, मॉरल हैजार्ड, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स, इसमें एनवायरमेंट के ज्यादा है बट फिर भी मैंने ले लिया था। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एन इंडिविजुअल परस्यू हिज और अन गोल रादर देन द गोल ऑफ एम्प्लॉयर, कि प्रिंसिपल अपना फायदा देखता है ना कि एजेंट का फायदा देखता है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल अपना गोल पूरा करना चाहेगा ना कि अपने एम्प्लॉयर का। मोरल हैजार्ड का मतलब क्या है, मोरल हैजार्ड का मतलब है कि जब एक इंसान के एक्शंस अनऑब्जर्व्ड हैं लेकिन ये हमारी पेमेंट के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका मोरल हैजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ सेल, मोरल हैजार्ड बाद में। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है कि आप जो है मोर देन डिजायरेबल किसी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। अभी जब मैंने आपको कॉमन गुड्स का एग्जांपल दिया था उसमें बताया था कि यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है बिकॉज द गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट दे आर राइवल। प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स कहता है कि सेलर्स के पास बेटर इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, ना कि बायर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज दिसंबर 2022 का ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, एक सेकंड एलिमेंट है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का, टू बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स, डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेवल ऑफ इनकम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑटोनोमस ही माना चाहती है क्योंकि ये प्लान स्पेंडिंग होती है। गवर्नमेंट की जो मतलब स्पेंडिंग है वो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे एक इंडिविजुअल की करती है कि इतना पैसा आया तो ही मैं सेव करूंगा तो ही इन्वेस्ट करूंगा। सरकार किसी भी लालच के लिए नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, तो सोशल वेलफेयर के लिए वो ऑटोनोमस करती है, इंड्यूस नहीं है कुछ भी, तो ऑप्शन ए सही है। टू बी कंट्रोल्ड बाय पॉलिसी मेकर, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो डिटरमाइन होती है बाय द फिस्कल पॉलिसी डिसीजन, और ये कंट्रोल करते हैं कौन, पॉलिसी मेकर्स, तो ये भी आपका सही है। डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल जैसे हमारी कंजम्पशन है डिपेंड करती है, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंडिपेंडेंट है टू द करंट लेवल ऑफ इनकम, तो ऑप्शन सी भी सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ टोल इज अ टैक्स ऑन दोज सिटीजंस हु यूज टोल रोड्स, करवाया है मैंने, मैराथन देखी होगी तो आंसर भी आप बता दोगे। दिस पॉलिसी कैन बी व्यूड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो वो पर्टिकुलर थ्योरी है वो किसने दी थी वो भी बतानी है, गलती से शायद मैंने बोलने वाली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अल्टरनेटिव एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी कमेटी, इनके कौन कौन से और एस्टिमेट्स हैं? देखो ऑप्शन देख लो, दांडेकर एंड रथ, ओपी चोपड़ा, ओझा, मिनास, रंगनेकर। तो सबसे पहले हमें पता है दांडेकर एंड रथ थी, ओझा एस्टिमेट्स थे और हमारी थी मिनास एस्टिमेट्स। मैंने आज आपको कमेटी भी करवाई है तो उसमें भी था मिनास एस्टिमेट्स। चोपड़ा और रंगनेकर की बात करें तो ये इंडियन पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हटा दो, ऑप्शन ई भी हटा दो। तो सही आंसर क्या है हमारे? ए, सी और डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नाउ यहाँ क्रोनोलॉजी भी दे रखे हैं, इनको याद कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं मैचअप पे। फंक्शनल फाइनेंस, ये क्वेश्चन आया है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ए बी लर्नर। फंक्शनल फाइनेंस ए बी लर्नर ही तो है। अच्छा यहाँ पे केन्स और लर्नर, हाँ दो लोगों के नाम दे रखे ना, लर्नर का भी और केन्स का भी, दोनों है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पिकॉक वाइजमैन करवा दिया। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वेगनॉर्स की है, ये भी करवाया था मैंने आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में। एलोकेटिव स्टेबलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन स्टेट्स का मसग्रेव का है, देख लो। कुछ थोड़ा भी आता है ना तो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, गलती मत करना छोड़ के जाने की। यस, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ बजट इन द करेक्ट सीक्वेंस। मैंने आपको मैराथन में ये चीज करवाई थी और बोला था क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है इसलिए मैं आपको ये स्टेजेस जो है वो बता रही हूँ। हालांकि उस वक्त ड्रॉप हुआ था, ऑप्शन सही नहीं थे, लेकिन हमें पता है ऑप्शन क्या है। सबसे पहले जनरल डिस्कशन होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगी, फिर आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, फिर फाइनल। अच्छा सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन होगा, पहले आप बजट प्रेजेंट करोगे ना, तो सबसे पहले बजट प्रेजेंट होगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगी, फिर पहले आपका अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर आपका क्या होता है? फाइनेंस बिल। ये आपकी क्या है? क्रोनोलॉजी है। अब गलती करोगे छोड़ के जाने की तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी तरफ से मैं सब चीजें करवा रही हूँ। इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन। सर्विस टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, स्टेट इनकम, जीएसटी। जीएसटी सबसे पुराना है, 2017 करवा दी है टैक्सेशन की क्रोनोलॉजी भी। अगर आपके इनकम टैक्स की बात करें तो ये सबसे पुराना है, 1860s। स्टेट वेट की बात करें तो ये है 2005। एक्सपेंडिचर टैक्स की बात करें तो ये भी पुराना है, 1957। बोला था ना कि पैसा कमा लिया, लैंड खरीद लिया, पैसा कमा लिया, अभी एक्सपेंडिचर करेगा, मोटर व्हीकल, फिर एंटरटेनमेंट, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। तो ये सर्विस टैक्स 1957, स्टेट सॉरी एक्सपेंडिचर टैक्स 1957 और ये आपका सर्विस टैक्स जो है वो है 1994। तो अरेंज कर लो, सबसे पुराना आपका जीएसटी है, ई लास्ट में आएगा, सब में ई लास्ट में है। और सबसे पुराना आपका क्या है? इनकम टैक्स। तो डी पहले है और ई लास्ट में है, हटा दो, ये भी हटा दो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा? देख लो क्या आंसर सही होगा, अरेंज कर लो, डी, बी, ए, सी और ई, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है a rising ratio of interest payment to GNP impose a burden because taxation is need to finance the interest payment and impose a dead weight loss। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप को सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, वो इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ से करेगी? वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगी? हमसे जो है रिसिप्ट आ रहे हैं उससे, और ये रिसिप्ट कहाँ से आएंगे? थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो टैक्स से हमारे ऊपर क्या बर्डन पड़ेगा? बर्डन पड़ेगा, जो जनरेशन है उसी के ऊपर, जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर तो बर्डन पड़ेगा, और ये एक डेट वेट लॉस भी क्रिएट करेगा। ऑप्शन ए सही है। A rising rate of interest payment in the budget tends to crowd out the other public programs। अगर आपको पहले इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो बाकी सारे अदर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स है वो कहाँ से होगी? आधा पैसा तो उसी में ही चला जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना ही ज्यादा बजट का लार्जर पोर्शन उसी चीज में जो है वो चला जाएगा, और हमारे पास बाकी अदर लोगों चीजों के लिए जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे इन्वेस्टमेंट हम कम कर पाएंगे, बाकी प्रोग्राम्स के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्राउडिंग आउट का फिनोमिना है। और जो सबसे पहली बात आपको बोली है वो पहली स्टेटमेंट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, वो और ज्यादा रेवेन्यू टैक्सेस से आएंगे, टैक्सेस आपके डिस्टोर्शन मतलब डेट वेट लॉस क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में, और वो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के साथ आपके 24 से लेके 22 तक के सारे PYQs जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स के। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। शेयर करो उन लोगों के साथ, मुझे भी तभी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे फर्दर जो है वो काम करूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।